हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक चीज को एड्रेस करने वाला हूं जो कई नए नए फोटोग्राफर्स, खासकर वो जो नया नया कैमरा लेते हैं और फोटोग्राफी करने निकलते हैं, चाहे प्रोफेशनल सर्किट में हो चाहे एज अ हॉबिस्ट हो, और थोड़े दिन बाद फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि उनके वो रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे जो उन्होंने देख के कैमरा खरीदा या लेंस खरीदा, या जो भी फोटोग्राफर को वो फॉलो करते हैं उस फोटोग्राफर जैसी इमेजेस क्यों नहीं निकल पा रही हैं। एट लास्ट में जाके उनको चीजें समझ में आने लगती हैं, जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी चालू करी थी मैंने भी ये मिस्टेक्स करी, बट ग्रेजुअली मैंने सीखा। मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म नहीं था जिसको हम यूट्यूब बोलते हैं कि आप फट से पंच इन करें कि आपको क्या सीखना है और आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाए और आप उस चीज़ को सीख लें। वो उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म था नहीं, वो फैसिलिटी नहीं थी, तो took me lot of time to understand certain things, बट क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है और अब YouTube जैसा प्लेटफॉर्म भी है, तो आई थॉट आई एड्रेस सम बेसिक्स मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो फोटोग्राफर करते हैं, और बाद में उनको फ्रस्ट्रेशन हाथ में आता है। सो इस वीडियो में मैं दो तरीके की मिस्टेक्स को एड्रेस करूंगा, एक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल और एक थोड़ा सा टेक्निकल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की जो मैंने भी करी और सब करते हैं इनिशियली जब वो फोटोग्राफी करना चालू करते हैं। बहुत रेयरली मैंने ऐसा कोई इंसान देखा होगा जो ये मिस्टेक नहीं करता होगा, और वो है नो विजन। नो विजन से मेरा मतलब है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, फोटो खींचने से पहले कुछ सोचा ही नहीं कि क्या खींच रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट। मैंने कई वर्कशॉप्स, फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस करे हैं पास्ट में, और आप में से अगर कुछ वो पार्टिसिपेंट्स भी देख रहे हैं जो कई बार मुझे कमेंट में मिल जाते हैं जिन्होंने मेरे एक्सपीडिशंस या वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं। तो कई एक्सपीडिशंस में होता ये था कि पार्टिसिपेंट एक पिक्चर खींचते थे और फिर मुझे दिखाते थे, और जब मैं उनसे पूछता था इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो क्लूलेस हो जाते थे, वो बता नहीं पाते थे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। एज अ फोटोग्राफर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राफ्ट अ सब्जेक्ट इन योर माइंड। सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में अपने सब्जेक्ट की एक छवि, एक इमेज बना लीजिए कि आप अपने कैमरे से इस तरीके का शॉट या आप अपने आप से इस तरीके का पिक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब चाहे आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, हर फोटोग्राफी में एक विजन होना बहुत जरूरी है। बिना विजन के, बिना ऑब्जेक्टिव के एक ढंग की पिक्चर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ विजन को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई पेंटर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, उसके दिमाग का वो इमेजिनेशन होता है, उसके दिमाग की वो विजन होती है जिसको वो कैनवस पे उतारता है। वैसे ही एक फोटोग्राफर की एक विजन होना बहुत जरूरी है अगर उसको एक ढंग की पिक्चर अपने कैमरे के सेंसर पे और मेमोरी कार्ड पे चिपकानी है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, टू एन एक्सटेंड लैंडस्केप फोटोग्राफी, इन सारी जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी में एक विजन को अपनाना बहुत आसान होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है। हाँ, कुछ डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप मुझे बोल सकते हैं कि अरे सर, वेडिंग फोटोग्राफी में अगर विजन कैसे लेकर आए, वेडिंग फोटोग्राफी में हम पहले से कैसे डिसाइड कर लें कि हमें इस तरीके का शॉट चाहिए और वैसा ही शॉट हम निकालें, क्योंकि वेडिंग तो बड़ा डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है और आजकल लोगों को कैंडिड फोटोग्राफी के नाम पे वही फोटो जर्नलिस्टिक अप्रोच चाहिए कि जहां पे सब कुछ चल रहा हो, कुछ भी पोज ना हो और मैं जाके पिक्चर चुरा के ले आऊं। तो वहां पे विजन का क्या काम? वहां पे मेरे भाई विजन का काम ऐसे आता है कि आपको तो पता है कम से कम कि अभी वरमाला वाला जो जो मोमेंट है वो होने वाला है, और आप अपने कैमरे के साथ तैयार बैठे हैं और आपके दिमाग में अगर एक शॉट, धुंधला सा शॉट भी अगर एक फ्रेम में है दिमाग के अंदर कि मुझे इस तरीके का शॉट यहां से मिल सकता है, इस मोमेंट से मुझे मिल सकता है, और आप उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, टेक्निकली आपने कैमरे को सही सेट किया हुआ है, लाइटिंग सही सेट की हुई है, और आप बस अब उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी मेरे भाई एक विजन का पार्ट होता है कि आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे इस तरीके का शॉट चाहिए। नाउ मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि वेडिंग उस तरीके का सिचुएशन हो सकता है जहां पे आप प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जा सकते कि मुझे इस तरीके के शॉट चाहिए और वही शॉट निकल के आए, बट कम से कम आपको ये जरूर पता होता है कि अभी क्या होने वाला है और उस मोमेंट के लिए आप रेडी रहें, ताकि जो भी आपने सोचा है शॉट वो उसके काफी करीब आप उस रिजल्ट को लेके आ सकें। और इनफैक्ट कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जो मैंने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट निकल के आया इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग। जो मेरी विजन थी उसको सरपास कर दिया मेरे शॉट ने। नाउ अब आप बोल सकते हैं अभिषेक भाई वाइल्ड लाइफ में विजन कैसे लेकर आए?
तो मुझे बात बताइए, चलिए एक सिचुएशन यहाँ पे बात करते हैं सिचुएशन के ऊपर। मैं पिछले से 1 महीने से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे रणथंभौर नेशनल पार्क जाना है, फुल डे सफारी लेनी है और मैं 3 दिन तक फॉरेस्ट में रहूँगा। रोज सुबह 5 बजे एंट्री लूंगा और शाम के 6 बजे बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैंने फुल डे सफारी ली है और मुझे टाइगर्स के बहुत ज़बरदस्त शॉट चाहिए। उनमें मेरे दिमाग में बहुत सारे शॉट ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर रोड पे चलता हुआ आ रहा है, पीछे टूरिस्ट की जीप है, सब देख रहे हैं, एक बिल्कुल टाइट क्लोजअप, और एक वॉक करते हुए टाइगर पानी पी रहा है, पानी उसके मुंह से ड्रिप कर रहा है, इस तरीके के शॉट। और अगर मुझे किल के साथ एक शॉट मिल गया जहाँ पे वो किल को खा रहा है तो सोने पे सुहागा। ये सब क्या है? ये मेरे विजन्स हैं, ये मेरा इमेजिनेशन है, जिसको मैं चाहूंगा कि अपने कैमरे के साथ, अपने लेंस के साथ, ये जो टूल्स हैं इनके साथ मैं उस विजन को पूरा कर पाऊं। नाउ लैंडस्केप फोटोग्राफी में तो ये और भी आसान है, जहां पे आपको सिर्फ वेदर चेक करना है और आपको जाना है। अगर आप सनसेट या सनराइज की पिक्चर लेना चाह रहे हैं किसी मॉन्यूमेंट के साथ, या आप कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी पिक्चर लेना चाह रहे हैं सनसेट होते हुए, और वेदर क्लियर है, अगर वेदर आपका साथ देता है, क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफी काफी हद तक वेदर पे डिपेंडेंट होती है, तो आप उस विजन के साथ जाते हैं और उस विजन को अचीव करते हैं अपने कैमरे के थ्रू। हाँ, हो सकता है वेदर खराब हो गया, ओवरकास्ट हो गया, देन यू उसी मोमेंट पे यू कैन एक्चुअली चेंज योर विजन। कई लोग क्या होते हैं, छुट्टियां लेके जाते हैं, लद्दाख गए, बहुत फैसिनेटिंग लोकेशंस गए, यूरोप गए, 3 दिन के लिए घूम रहे हैं और 3 दिन में वो वेदर बिल्कुल खराब है, क्योंकि रिसर्च करके गए नहीं कि वेदर क्या होगा, और वहां पहुंचते ही वेदर खराब हो गया तो पिक्चर ही नहीं ली। तो वहां पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को दोबारा रीट्यून करिए। जो आपने इमेजिन पिछले 1 हफ्ते से किया था वो ना करते हुए कुछ और अपनी विजन्स को और इंप्रूव करिए। सोचिए कि ओवरकास्ट वेदर में किस तरीके की शॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि अब सनराइज और सनसेट इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं मोनोक्रोम फोटोग्राफी करूं, क्या मैं थोड़ा सा टेक्सचर या पैटर्न्स की फोटोग्राफी करूं, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी करूं, थोड़ा टाइट क्लोजअप्स लूं जगहों के। तो इस तरीके से आप अपनी विजन को भी ट्विक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर एज अ फोटोग्राफर आप किसी को भी बताने में फेल हो जाते हैं कि आपकी पिक्चर में सब्जेक्ट क्या है, तो मतलब आपकी कोई विजन थी ही नहीं। और एक अच्छी विजन को, एक अच्छे इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले सब्जेक्ट का डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपकी फोटोग्राफ में सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट की बात करते हुए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक की, जो कई फोटोग्राफर करते हैं इनिशियली, और वो है इंक्लूडिंग टू मेनी एलिमेंट्स इन देयर पिक्चर्स। ना इनिशियली जब आप फोटोग्राफी चालू कर रहे हैं, कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एलिमेंट्स अपने पिक्चर में रखें और उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। नाउ ज्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज करना जानते हो कि उन एलिमेंट्स को कहां कहां रखना है। नाउ कई लोग बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड तो कर देते हैं और उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते ढंग से अपनी पिक्चर में। और ऑर्गेनाइज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल करते हैं कॉम्पोजिशन में, फ्रेमिंग में, तो स्टार्ट विद 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 2 एलिमेंट्स को इंक्लूड करिए अपने पिक्चर में और फिर ग्रेजुअली उस चीज को आगे लेके जाइए। कोशिश ये करिए कि जब भी आप कितने भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं अपनी पिक्चर में, उनको ऑर्गेनाइज करें ना। ऑर्गेनाइज करने से ऑब्वियसली कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आप खुद सब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। ऑफ कोर्स, जैसे आप ग्रुप फोटोग्राफ लेते हैं और ग्रुप फोटोग्राफ में आपको लगता है कोई बंदा ठीक से एक लोकेशन पे, एक पोजीशन पे खड़ा नहीं है, तो आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। आपको लगता है किसी की हाइट ज्यादा है, हाइट कम है, आप आगे पीछे करते हैं लोगों को। मैं सिमिलर चीज की बात कर रहा हूं बट ऑन अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो अगर आप लैंडस्केप पिक्चर ले रहे हैं और आपको लग रहा है यार एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे ठीक से, तो ट्राई करके देखिए, शायद थोड़ा सा आप जूम आउट करें, थोड़ा सा वाइड एंगल पे शूट करें तो आप उन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएं। थोड़ा सा अपने कैमरे को लेफ्ट या राइट लेके जाएं या थोड़ा कुछ कदम आगे पीछे करें अपने ट्राइपॉड को या अपने कैमरे को, तो शायद आप उन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लें अपने फ्रेम में जो आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो कोशिश करिए शायद थोड़ा नीचे झुक के या थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको ढंग का शॉट मिल जाए, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में आप हायर फोकल लेंथ पे खेल रहे हैं और उतनी फोकल लेंथ पे 500 mm 400 mm की फोकल
लेंथ में आप अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एलिमेंट क्लटर कर रहे हैं पिक्चर को, तो फिर आप थोड़ा सा टाइट जा सकते हैं, थोड़े से कम एलिमेंट्स अपनी पिक्चर में इस्तेमाल करिए। अगर आपको लग रहा है कुछ एलिमेंट्स डिस्ट्रैक्शन प्रूव हो रहे हैं इस फोटोग्राफ में, तो कोशिश करिए कम से कम एलिमेंट रखने की, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए उस पिक्चर के लिए। अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दीजिए बाकी एलिमेंट्स के साथ। आप ये कह सकते हैं यहां पे मैं बात कर रहा हूं अपने आप को, अपने दिमाग के घोड़े आप दौड़ाएं और कॉम्पोजिशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज्यादा एलिमेंट्स जरूरी नहीं आपकी पिक्चर को एनहांस करे, हो सकता है वो पिक्चर को बर्बाद भी कर दे। और इस चीज को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था कॉम्पोजिशन के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए आप। आई एम श्योर आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी पिक्चर में टू बैलेंस आउट द शॉट। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है डिपेंडेंसी ऑन योर कैमरा। नाउ मैं उनमें से नहीं हूं जो ये बोलेगा कि कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इट इज नॉट अबाउट गियर, इट इज ऑल अबाउट मैन बिहाइंड द मशीन। और जो फोटोग्राफर होता है उसकी विजन, उसकी कॉम्पोजिशन यही मैटर करता है और कैमरा गियर बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा लेंस, अच्छे कैमरा एक्सेसरीज और गियर एक अच्छे फोटोग्राफर का काम और आसान करते हैं। और जब उसका काम आसान होने लगता है तब उसके जो दिमाग है, उसका जो फोकस है, उसका जो ध्यान है वो कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग पे ज्यादा रहता है। कैमरे पे डिपेंडेंसी से मेरा मतलब है कि फोटोग्राफ लिया और स्क्रीन पे देखा और फिर डिसाइड किया कि ये पिक्चर अच्छा है कि बुरा है। ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी पिक्चर के टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि पिक्चर शार्प है, एक्सपोजर सही है, वाइट बैलेंस सही है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से किसी भी फोटोग्राफर को स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ यही 2-3 चीजें देखने के लिए करना चाहिए कि शार्पनेस और एक्सपोजर ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कैमरा आपको क्या पिक्चर निकाल के देगा वो कॉल आपको लेना है, कैमरा को नहीं। क्योंकि कैमरा इट्स जस्ट अ टूल। कैमरे को नहीं पता वो इंसान को शूट कर रहा है कि जानवर को शूट कर रहा है कि लैंडस्केप को शूट कर रहा है। आप जिस भी तरफ कैमरे को पॉइंट करेंगे कैमरा उसकी पिक्चर ले लेगा। पिक्चर कैसी निकल के आपको चाहिए वो आपकी विजन पर डिपेंडेंसी है, वो आपकी विजन आपको बताएगी कि आपको कैसे पिक्चर लेनी है। और वही आप सेटिंग्स के थ्रू कैमरे में डालेंगे कि मुझे इस तरीके की पिक्चर चाहिए तो उसके लिए सेटिंग्स ये चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक पोर्ट्रेट पिक्चर निकालनी है और मुझे शैलो डेप्थ चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि उसके लिए मेरा जो लेंस है उसका अपर्चर वाइड होना चाहिए, तो मैं वाइड अपर्चर रखूंगा 1.4 1.8 ताकि मुझे शैलो डेप्थ मिले। अगर मैं एक बहुत अच्छी लैंडस्केप पिक्चर ले रहा हूँ, सनसेट की पिक्चर है, तो मुझे पता है कि मेरा जो वाइट बैलेंस है वो डे लाइट पे होना चाहिए, मेरा जो अपर्चर है वो f8 और f11 के बीच में होना चाहिए। मैं मतलब आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं। और मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए ताकि मैं ISO को लोएस्ट रख सकूं ताकि गुड क्वालिटी ऑफ लैंडस्केप पिक्चर निकल के आए। तो ये सब टेक्निकल चीजें मुझे पता होना चाहिए, ये डिक्टेट कराने के लिए कैमरे को कि मुझे उससे रिजल्ट क्या चाहिए। एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो कैमरे को बताता है कि उसको क्या चाहिए और कैमरा वो निकाल के दे उसे। एक अच्छा फोटोग्राफर वो नहीं होता जो स्क्रीन पे देखे कैमरे के और फिर डिसाइड करे कि उसने ये पिक्चर अच्छी ली है या बुरी ली है। ना कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं कि आप कैमरे पे डिपेंडेंट मत रहो बिल्कुल भी और आप कैमरे को बताओ कि आपको क्या चाहिए। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ये जो चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिपेंडेंसी ऑन कैमरा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंने सीखा है अपने फोटो जर्नलिज्म वाले दिनों से, जब मैं एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम करता था मिलिट्री और एविएशन सेक्टर में। और मैं कई मिलिट्री एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज अटेंड करता था और वहां पे मैं देखता था कि इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां पे एक फाइटर जेट लैंड कर रहा है, सुखोई 30 MKI, सच अ ह्यूज फाइटर जेट वो लैंड कर रहा है। आपने अपने कैमरे को बर्स्ट मोड पे सेट करके रखा है, आपकी शटर स्पीड हाई है क्योंकि आपको पता है फाइटर प्लेन बहुत आराम से नहीं आता, बहुत स्पीड में रनवे पे आता है, तो उसको फ्रीज करने के लिए आपकी शटर स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। आपका ISO ऑटो पे है ताकि आप
ISO के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएं। डे लाइट है, आपको पता है ISO अगर मैं ऑटो पे छोड़ भी दूंगा और 1000 की या 1200 की शटर स्पीड भी है, उस पे भी मुझे 300-400 से ISO से ऊपर ज्यादा देगा नहीं मेरा कैमरा, क्योंकि मैं मेरे कैमरे को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं वेट कर रहा हूं। फाइटर जेट फ्रेम में आता है, मैं बर्स्ट मोड पे फायर करता हूं, फाइटर जेट लैंड करता है और बाद में मैं अपनी पिक्चर देखता हूं शार्प है कि नहीं, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी पिक्चर शार्प ही आएंगी, क्योंकि मैंने सही शटर स्पीड और सही फोकसिंग मोड का इस्तेमाल किया। तो यहां पे मैं सिर्फ कैमरे में सही इनपुट डाल रहा हूं ताकि मुझे वो आउटपुट मिले कैमरे से जो मैं चाहता हूं। फिर एक बार मैं एक एयर शो में गया जहां पे एक रफाल फाइटर जेट पार्क्ड था और मैं दिन भर उस पे मेरी नजर थी कि इस प्लेन की पिक्चर मुझे सनसेट के टाइम पे लेनी है, क्योंकि सनसेट के टाइम पे अगर मैं वाइड एंगल पे इस शॉट को लूंगा तो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन लाइट में इस पिक्चर का जो इस प्लेन का जो पिक्चर है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आने वाला है। और मैंने वेट किया and then I waited, went to the tarmac, I framed my shot, I took the shot। और जो मैंने विजन किया था, जो मैंने आपसे सबसे पहले बात करी, उस विजन के फार मोर बियॉन्ड एक्सपेक्टेड मुझे वो शॉट मिला एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। मेरे कैमरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट शॉट, वो चीज मैंने फोटो जर्नलिज्म वाले दिनों से ही सीखना चालू कर दिया था और फिर उसको मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी लैंडस्केप फोटोग्राफ्स में, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफस्टाइल शूट्स में, आगे चल के उसको इंप्लीमेंट किया मैंने अपने फैशन फोटोग्राफी में, और भी तरीके की फोटोग्राफी जो मैं करता था, इन चीजों को मैंने इंप्लीमेंट करना चालू किया एंड ग्रेजुअली आई कैन से आई एम अ डिसेंट फोटोग्राफर नाउ, इफ नॉट वेरी गुड फोटोग्राफर। और जब हम कैमरे की बात कर रहे हैं तो एक और मिस्टेक की बात करते हैं, वो है अपने कैमरे की लिमिटेशंस को ना जानना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार अपने पास्ट वीडियोस में बात करी और वर्कशॉप्स में भी मैंने कई बार ये चीजें बोली हैं कि आप कितना ही महंगा कैमरा क्यों ना ले लें, कितना ही अच्छा लेंस क्यों ना ले लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द लिमिटेशन ऑफ दैट कैमरा। अच्छी बातें तो कंपनी मार्केट करती ही हैं, कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने ISO पे शूट कर सकता है, इतना फास्ट फोकसिंग सिस्टम है, ऐसे कलर्स निकल के आएंगे, इतने बिट की रॉ फाइल खींच सकता है, ये डायनेमिक रेंज दे सकता है, वो डायनेमिक रेंज दे सकता है। तारीफों के पुल कंपनियां वैसे ही बांधती हैं, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कैमरा क्या नहीं कर सकता। अगर आप अपनी कैमरे की लिमिटेशंस को अच्छे से समझेंगे तो आप कैमरे से वो चीजें करवाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जो वो कैमरा कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन की। आप एक बीच पे गए हैं, दोस्तों के साथ हैं, सनसेट हो रहा है, आपने दोस्तों को बोला यहाँ सब खड़े हो जाइए, एक पिक्चर लेते हैं, और आप फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो या तो सनसेट अच्छे से एक्सपोज आ रहा है और दोस्त सिल्हुएट की तरह नजर आ रहे हैं, या तो दोस्त अच्छे से एक्सपोज हो पा रहे हैं और सनसेट जो है वो ओवर एक्सपोज हो जा रहा है। नाउ ये बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन होती है। मेरी नजर में दुनिया का कोई भी कैमरा ऐसा नहीं है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, बिकॉज ह्यूमन आइज की जो डायनेमिक रेंज है उसको कोई भी कैमरा अभी मैच नहीं कर सकता है ना। ऑफ कोर्स बाय यूजिंग फ्लैश या स्ट्रोब या एक्सटर्नल लाइट, ये सारी चीजें यूज करके आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बट सिर्फ एक कैमरा और लेंस से ये सिचुएशन हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप इस बात को समझेंगे, अगर आप अपने कैमरे की इस लिमिटेशन को जानते हैं, तो आप अपने कैमरे से वो करवाने में, वो फोटो खिंचवाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं, वेडिंग्स। नाउ वेडिंग्स में कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, डीजे चल रहा है, बहुत सारी अलग अलग कलर्स की लाइटें जल रही हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, और आप पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हैं इन लाइट्स में और आप देख रहे हैं कि उन कलर्स का टिंट आपके सब्जेक्ट पर नजर आ रहा है, कहीं पिंक, कहीं ब्लू, कहीं येलो, और आप अपने कैमरे के अंदर वाइट बैलेंस करेक्ट करने में लगे हुए हैं कि इन कलर्स को मैं कैसे ठीक करूं ना। दुनिया का कोई भी कैमरा इन कलर्स को ठीक नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, जब आंखों से ही आपको कलर सही नजर नहीं आ रहे तो आप कैमरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कलर को ठीक कर देगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप रॉ पिक्चर खींच रहे हैं तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इन कैमरा कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैंने एक्चुअली में देखा है कई फोटोग्राफर लगे रहते हैं केल्विन टेम्परेचर को एडजस्ट करने में। आई डोंट नो हाउ कैन समबडी एडजस्ट केल्विन टेम्परेचर in a wedding scenario. Kelvin temperature can be adjusted if you are doing a product shoot or a fashion shoot or anything in a very controlled lighting environment. वहां पे मुझे समझ में आता है कि आप Kelvin temperature अपने कैमरे के वाइट बैलेंस में एंटर कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशन, बट डायनेमिक सिचुएशन में Kelvin temperature, मुझे वो बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। और
वो महान फोटोग्राफर ने मुझे ये बोला कि अगर आप केल्विन टेम्परेचर नहीं एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर वो है ना आपके प्रोफेशनल होने पे एक बहुत बड़ा दाग है। बट मेरा सवाल यह है कि केल्विन टेम्परेचर एडजस्ट करके भी कौन सा आप उन मल्टीपल कलर्स को करेक्ट कर लेंगे। सो ऐसी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं आपके कैमरे में, यू नो, नॉट जस्ट कैमरा, इवन लेंस। अगर मैं एक बहुत ही बढ़िया मिल्की वे फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ, मैं लद्दाख गया हूँ, पैंगोंग लेक के ऊपर हूँ मैं, और बढ़िया नाइट स्काई है, कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है, मुझे अच्छा मिल्की वे आंखों से नजर आ रहा है अगर मैं गौर दे रहा हूँ तो, पर मेरे पास जो लेंस है वो 5.6 अपर्चर वाला लेंस है। आई डोंट हैव 1.4 या 1.8 वाला लेंस, सो हाउ कैन आई ग्रैब अ नाइस मिल्की वे शॉट? नॉट पॉसिबल। वो मेरी गियर की लिमिटेशन है। सो इस तरीके की लिमिटेशंस का पता होना आपके कैमरे के बारे में, आपके गियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप टाइम की बर्बादी ना करें। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक की, वो है इमेज ब्लर। इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है कि जब सबसे पहला कैमरा आपने लिया होगा तो सबसे पहली डिफिकल्टी जो आपने फेस करी होगी वो है कि आपका सब्जेक्ट शार्प नहीं नजर आ रहा है, आपका सब्जेक्ट उसमें ब्लर नजर आ रहा है। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में हुई हैं जहां पे मैं डेलिबरेटली इमेज को ब्लर करना चाह रहा हूं टू गेट सम क्रिएटिव रिजल्ट। नाउ नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम वी ऑल वांट शार्प पिक्चर्स, और शार्प पिक्चर्स का होना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इमेज ब्लर को या मोशन ब्लर को ठीक नहीं कर सकता। अगर आपकी पिक्चर आउट ऑफ फोकस हो गई है, अगर आपकी शटर स्पीड स्लो हो गई है जिसकी वजह से आपकी इमेज ब्लर नजर आ रही है, तो ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ शार्प रिजल्ट इवन इफ यू पोस्ट प्रोसेस योर इमेज। आपने रॉ फाइल खींची है, उसके कलर्स थोड़े से ऑफ हैं, ठीक है, रॉ में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चुटकियों का काम है। अगर आपकी इमेज का जो ISO है वो बहुत ज्यादा था, उसमें नॉइज एंड ग्रेन्स नजर आ रहे हैं, चुटकियों का काम है। डी नॉइजिंग प्लगइन्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं जो इमेज को डी नॉइज कर देते हैं। बट अगर आपकी पिक्चर आउट ऑफ फोकस है और ब्लर है, then it is very very difficult for any software to correct it. So it is very important to take care of your shutter speed and your aperture. Now shutter speed और aperture image sharpness पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, क्यों जरूरी हैं, और कैसे आप इनको सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं बात करूंगा सबसे कॉमन मिस्टेक की, और वो है ओवर एडिटिंग योर पिक्चर। जब मैंने नई नई फोटोग्राफी चालू करी थी उसके कुछ साल बाद एक टर्म आया HDR, हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफ्स, और मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे इंटरनेट पे और मुझे बड़े जबरदस्त लगे और मैंने कोशिश करी उन चीजों को करने की, एंड आई यूज्ड टू लव इट, बट आज जब मैं वो पिक्चर्स को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है यार मैंने क्या कूड़ा एडिटिंग करी है, कितना ज्यादा ओवर कर दिया मैंने इसमें। एडिटिंग का मतलब होता है कि आप एक बहुत ही सटल लुक दे अपनी पिक्चर को, ताकि आपकी पिक्चर की जो खूबसूरती है, जो पिक्चर का जो लुक है वो और एनहांस हो जाए। मेरे हिसाब से फोटोग्राफी आज की डेट में अगर बात करें तो होता है 60 to 70% जो आप फील्ड पे करते हैं एंड 30 to 40% जो आप एडिटिंग टेबल पे करते हैं। और दोनों ही मामले में अगर आप एडिटिंग टेबल पे आपने रॉ फाइल बहुत अच्छी खींची है, इन कैमरा ही बहुत वो अच्छी नजर आ रही है, तो आपको एडिटिंग में बहुत कम टाइम और बहुत कम काम करना पड़ेगा। बट अगर आपने रॉ फाइल अच्छी नहीं खींची है तो प्रॉब्ली आपको एडिटिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वो एडिटिंग आपकी नजर भी आएगी कि आपने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। सो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोशिश करिए कि इन कैमरा जितना चीजें सही हो पाए उतना सही करने की कोशिश करिए, ताकि एडिटिंग में ओवर कुछ भी ना लगे। सबसे पहले एक्सपोजर ठीक करिए, उसके बाद कलर्स ठीक करिए, और लास्ट में अगर आपको कुछ लगता है ऐसे एलिमेंट्स है आपकी पिक्चर में, कहीं वायर आ रहा है या कुछ कोई कूड़ा पड़ा हुआ है जिसको आप क्लोन करके या रिमूव कर इरेजर टूल से रिमूव करके आप हटाना चाहते हैं, तब लास्ट में वो चीजें आप करिए। बट एक्सपोजर एंड कलर करेक्शन ये शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, और एक बहुत ही सटल वे में होना चाहिए। रेड को इतना मत रेड कर दीजिए, मेरा मतलब है सैचुरेशन इतना मत हाई कर दीजिए कि वो आंखों को ही चुभने लगे कि यार ये इतना रेड तो एक्चुअली में रियलिटी में भी नहीं होता। फोटो एडिटिंग के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि एक सटल वे में आप अपनी पिक्चर को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे और इनहैंस कर सकते हैं इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बट अभी के लिए आई बिलीव इतनी मिस्टेक्स गिनाना काफी है।
पहले हम इनको करेक्ट कर लें, इनके ऊपर अमल कर लें, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लें और इनसे सीखना चालू करें, इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, तो आई बिलीव उतना काफ़ी होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।